जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार और आप देख रहे हैं RX वन बीट स्टडी। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी और रेलवे के जनरल नॉलेज जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। आज ये इसका चौथा बैच है जो कि रेगुलर बाय रेगुलर 1 2 3 आ चुका है। अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे हमने पढ़ लिया था, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? तो मंदिर एवं मूर्तियों पर, मंदिर एवं मूर्तियों पर निजी अभिलेख को खुदवाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। हम लोग जानते हैं भगवान राम भी अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसके कारण हम यहाँ से उसे याद रख सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से मिलती है, अयोध्या अभिलेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरम ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? हेलियोडोरम ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? तो विदिशा नामक स्थान पर, विदिशा नामक स्थान पर, विदिशा नामक स्थान पर लिखवाया था। विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? विदिशा अभिलेख से, जो विदिशा नामक स्थान पर लिखा गया था तो उसी को कहा गया विदिशा अभिलेख। तो विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। किस धर्म की जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, भारत में सिक्के की जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में सिक्कों की जन्मदाता किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को सिक्कों की जन्मदाता माना जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही है गौतम बुद्ध, जिन्होंने सिक्कों को बनाया और भारत में लॉन्च किया, जिसके हम लोग जन्मदाता बोल सकते हैं कि भारत में सिक्कों की जन्मदाता किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी से। यानी आहत सिक्के का प्रचलन भारत में कब से शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी से। 6ठी शताब्दी से आहत सिक्के का प्रचलन स्टार्ट हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी, जिसे इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। यानी भारत में सोने का सिक्का, यानी सब चीज का सिक्का तो आया ही आया, लेकिन सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानियों ने जारी किया था, हिंद यूनानियों ने। तो इसे इंग्लिश में इंडो ग्रीक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडो ग्रीक। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया था? इंडो ग्रीक ने जारी किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्कों को जारी किया? सोने के सिक्के तो जारी हुए, लेकिन अब बीच में कंपटीशन भी हुआ कि सबसे शुद्ध सिक्का कौन जारी किया। तो भारत में सबसे शुद्ध सिक्का कौन जारी किया था? गुप्त वंश के शासक ने, गुप्त वंश के शासक ने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासक ने जारी किया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए? सिक्के तो आए ही आए हैं, लेकिन किस काल में सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्योत्तर काल में। यानी मौर्योत्तर काल में सबसे ज्यादा सिक्के लॉन्च किए गए थे। भारत में सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो मौर्योत्तर काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के
किस वंश के शासकों ने जारी किया? यानी सारे सिक्के आ ही रहे थे, एल्युमिनियम का आया, फिर कॉपर का आया, फिर सोना का भी आया, तो सिक्का का भी एक शासक ने लाए। तो भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किया? तो सातवाहन राजवंश ने शीशे के सिक्कों को जारी किया। सातवाहन राजवंश ने। भारत में प्रोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए थे? भारत में प्रोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए थे? तो सातवाहन राजवंश ने जारी किए थे। और शीशे के सिक्के भी सातवाहन राजवंश ने ही जारी किया था। भारत में प्रोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए थे? तो सातवाहन राजवंश ने जारी किए थे। कुषाण वंश के शासक कनिष्ठ ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का चित्र अंकित करवाया था। क्वेश्चन क्या है? कुषाण वंश के शासक कनिष्ठ ने अपने सिक्कों पर किसका चित्र अंकित करवाया था? तो गौतम बुद्ध का सिक्का अंकित करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित किया गया था? तो ये हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर किसके सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित किया गया था? तो समुद्रगुप्त के सिक्के पर। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी के चित्र को अंकित करवाए थे? लक्ष्मी के चित्र को अंकित करवाए थे। तो मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी के चित्र को अंकित करवाया था, क्योंकि लक्ष्मी जी धन के देवी होते हैं, इसलिए उनके चित्र को अंकित करवाकर सिक्का बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने व्याघ्र शैली के सिक्के जारी करवाए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग एक अध्ययन के सिलेबस में मैंने पढ़ाया था, उसमें भी मैंने पढ़ाया था सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या? न्यूमिस्मेटिक्स यानी सिक्के के अध्ययन। सिक्के के अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। अगला देख लेते हैं। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। फिर से देख लेते हैं। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, फिर चैत्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मंदिर का निर्माण कितनी शैलियों में किया गया है? भारत में मंदिर का निर्माण कितनी शैलियों में किया गया है? तो 3 शैलियों में किया गया है। तो इसका पहला शैली है द्रविड़ शैल, दूसरा नागर शैल और फिर तीसरा है वैशाली शैल। इसके 3 शैली है, द्रविड़ शैल, नागर शैल और वैशाली शैल। इन 3 शैलियों में निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में मंदिर का निर्माण किस शैली के आधार पर किया गया है? उत्तर भारत में मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है या किस शैली के आधार पर किया गया है? तो नागर शैली के आधार पर किया गया है।
उत्तर भारत में मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया गया है? नागर शैली के आधार पर। उत्तर भारत में नागर शैली के आधार पर। भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? यानी कि नागर शैली के आधार से बनाए गए मंदिर और सबसे ज्यादा उत्तम मंदिर वो कौन सा है? दसवां अवतार का मंदिर। दसवां अवतार का मंदिर जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। दसवां अवतार का मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आप फिगर में देख सकते हैं। दसवां अवतार का मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। फिर एक बार देख लेते हैं, भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? दसवां अवतार का मंदिर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इस तरह के वीडियो पाने के लिए। और स्टेप बाय स्टेप सारे बैच का स्टार्टअप हो चुका है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस बैच से जुड़े। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्य कुमार और आप देख रहे हैं RX बनबीट। तो RX बनबीट में आपका स्वागत है। तो आज का क्लास 4 है जो कि इंग्लिश मीनिंग स्पेलिंग है। तो इस वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मीनिंग दोस्तों, फर्स्ट मीनिंग इनोसेंट। इनोसेंट मतलब निर्दोष। इनोसेंट मतलब निर्दोष। INNOCENT इनोसेंट। इनोसेंट मतलब निर्दोष। इनोसेंट मतलब निर्दोष। लैम। लैम का मतलब होता है लंगड़ा। लैम का मतलब होता है लंगड़ा। LAME लैम। लैम मतलब लंगड़ा। सैड SAD सैड। सैड मतलब उदास। सैड मतलब उदास। OLD ओल्ड। ओल्ड ओल्ड मतलब पुराना। ओल्ड मतलब पुराना। LABOURIOUS लेबोरियस। लेबोरियस मतलब मेहनती। लेबोरियस मतलब मेहनती। LABOURIOUS लेबोरियस। लेबोरियस मतलब मेहनती। ब्रेव। ब्रेव ब्रेव मतलब बहादुर। ब्रेव मतलब बहादुर। BRAVE ब्रेव। ब्रेव ब्रेव मतलब बहादुर। ब्रेव मतलब बहादुर। क्लेवर। CLEVER क्लेवर। क्लेवर मतलब चालाक। क्लेवर का मतलब क्या होता है? चालाक होता है। ग्रेट। GREAT ग्रेट। ग्रेट ग्रेट मतलब महान। ग्रेट मतलब महान। एजुकेटेड। EDUCATED एजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब शिक्षित। एजुकेटेड मतलब शिक्षित। EDUCATED एजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब शिक्षित। यंग। यंग यंग का मतलब जवान होता है। यंग का मतलब जवान या युवा। YOUNG यंग। यंग मतलब जवान या युवा। PRIEST प्रीस्ट मतलब पुजारी। GOLD गोल्ड। MITS गोल्ड मिथ मतलब सोनार। गोल्ड मिथ मतलब सोनार। LABOUR लेबोरियर। लेबोरियर मतलब मजदूर। लेबोरियर मतलब मजदूर। कॉबलर मतलब मोची। COBBLER कॉबलर। कॉबलर मतलब मोची। कॉबलर मतलब मोची। साइंटिस्ट। SCIENTIST मतलब वैज्ञानिक। FAIR फेयर। फेयर मतलब गोरी। फेयर मतलब गोरी। REGULAR रेगुलर। रेगुलर मतलब नियमित। स्टूपिड। STUPID स्टूपिड। स्टूपिड मतलब बदतमीज। स्टूपिड मतलब बदतमीज। FOOLISH फुलिस। फुलिस मतलब मूर्ख। फुलिस मतलब मूर्ख। हैंडसम। HANDSOME हैंडसम। हैंडसम मतलब सुंदर, जो कि सुंदर लड़कों के लिए उपयोग होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप पसंद करेंगे, तो इसलिए डेली अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार और आप देख रहे हैं RX बनबीट स्टडी। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं SSC और रेलवे के GK GS, क्योंकि आज 4 क्लास है इसका। अगर आप रेगुलर क्लास इसका 1 to 3 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर बगल में वहाँ शादी हो रही थी, जिसके कारण बहुत सारा साउंड्स आ रहे थे, इसलिए नहीं बना पा रहा था। तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक।
जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक फिगर आया होगा, वही गुलाम वंश को स्थापित किए थे। उनका क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, जो ऑस्ट्रिया का राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया का राजधानी है। पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। कहाँ है? वियना में। फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि वियना मैप पर कहाँ पर है, वो कहाँ है? वियना में है। मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। फोटो में देख सकते हैं कि यूनिसेफ और न्यूयॉर्क कहाँ पर है। यूनिसेफ और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, आप मैप में देख सकते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन इस ढंग से भी बोल सकता है कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाटा कमास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? गाटा कमास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से संबंधित है। गाटा कमास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से संबंधित है। शतरंज खेल से संबंधित है। एन इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी.एन. शेषन की जीवनी किसने लिखी थी? गोविंद कुट्टी ने एन इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी.एन. शेषन की जीवनी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि सभ्यता के लिए। यानी प्रारंभिक वैदिक काल जब हम लोग पढ़े हैं तो उसमें सबसे ज्यादा उल्लेख किसके मिला था? तो सबसे ज्यादा उल्लेख मिला था कृषि सभ्यता के लिए। यानी कृषि यानी खाने का उपाय कैसे किया गया, कृषि किस तरह से आगे बढ़ाई गई, उसके बारे में मिला ज्यादातर। यानी इसका आंसर हो जाएगा कृषि सभ्यता के लिए। प्रारंभिक वैदिक काल में किसके लिए उल्लेखनीय था? तो किसके लिए उल्लेखनीय था? कृषि सभ्यता के लिए। किसके लिए? कृषि सभ्यता के लिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक सम्राट ने बनाया था। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। सांची का स्तूप किसने बनाया था? सांची का स्तूप देखने में किस तरह से लगता है? एक फोटो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। तो सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। किसने? अशोक ने बनाया था सांची का स्तूप। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के लिए लोकप्रिय हुआ? जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के लिए लोकप्रिय हुआ था? वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने के लिए। वर्ण यानी व्यवस्थाओं को बुराइयों से छुटकारा दिलाने के लिए वह ज्यादा लोकप्रिय थे। यानी कि जैन धर्म वाले लोग ना तो किसी की बुराई करना पसंद करते थे और ना ही सुनना पसंद करते थे। इस पर रोक लगाया गया, किसी की ना बुराई हो ना ही ज्यादा भ्रष्टाचार हो, इस पर उन्होंने रोक लगाया करते थे और सुधारते थे, जिसके कारण वह ज्यादा लोकप्रिय हुआ करते थे। तो जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के लिए लोकप्रिय हुए थे? तो वर्ण व्यवस्थाओं को बुराइयों से छुटकारा दिलाने के लिए। वर्ण व्यवस्थाओं को बुराइयों से छुटकारा दिलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत की यात्रा किसके शासन काल में किया था?
प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, फाहियान यहाँ लिखना, फाहियान, फाहियान भूल गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो किसके शासनकाल में किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, जैसा कि आप एक फोटो में देख सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत किस काल की है? शैलकृत चैत किस काल की है? राष्ट्रकूट काल की, राष्ट्रकूट काल की है। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत किस काल की है? राष्ट्रकूट काल की है, राष्ट्रकूट काल की है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्र ग्रहण के समय। फिर से देख लेते हैं कि पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? तो पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? जब चंद्र ग्रहण होता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि चंद्रमा को जब पृथ्वी ढक देती है तो उस टाइम क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, महानदी और कावेरी नदियां, महानदी और कावेरी नदियां किस दिशा में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पूर्व दिशा में बहती है। महानदी और कावेरी नदियां किस दिशा में बहती है? तो पूर्व दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को क्या कहते हैं? उस खेती को गहन खेती कहते हैं। गहन यानी गहन खेती किसे कहते हैं? अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को गहन खेती कहते हैं। इसका लाभ क्या होता है? एक साल में बहुत सारा उत्पाद किया जाता है और बहुत सारे लाभ लिए जाते हैं। आजकल गहन खेती की महत्वता बहुत अधिक हो चुकी है। आगे देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, यानी गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन सिर्फ आ लिखा हुआ है, सिर्फ नाम के, लेकिन इनमें सहयोग करने वाले पूरे भारतीय लोग थे, यानी बहुत सारे जुड़ गए थे। असहयोग नाम के है, लेकिन असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा। 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा, 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा किसने दिया था? 1947 ईस्वी में जब देश आजाद होने वाला था तो उससे पहले 1942 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने सभी को बोला था करो या मरो का नारा दिया, और इसके द्वारा बहुत सारे लोग उत्तेजित हुए, हम लोग आज आजाद हैं। तो 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन तब शुरू किया था जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा की थी? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि दलित वर्ग के लिए भी विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे, यानी दलित वर्ग के लिए भी विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे। उनके लिए इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति यानी याद में मनाया जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्य कुमार और आप देख रहे हैं RX1 बीट। तो RX1 बीट में स्वागत है। तो आज का क्लास 4 है जो इंग्लिश मीनिंग स्पेलिंग है। तो इस वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट मीनिंग पजल, PUZZEL, पजल, पजल मतलब उलझन। पजल मतलब क्या होता है? उलझन। हैबिट, HABIT, हैबिट, हैबिट मतलब आदत, हैबिट मतलब आदत। अननोन,
UNKNOW, अननोन मतलब मालूम नहीं, अननोन मतलब मालूम नहीं। अनडिसाइडेड, UNDECIDED, अनडिसाइडेड मतलब अनिश्चित, अनडिसाइडेड मतलब क्या होता है, अनिश्चित होता है। फॉरगिव, FORGIV, फॉरगिव, फॉरगिव मतलब क्षमा करना, फॉरगिव मतलब क्या होता है, क्षमा करना। फॉरगेट, FORGETE, फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूलना, FORGETE, फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूलना। मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड मतलब गलत समझना, मिसअंडरस्टैंड मतलब गलत समझना। MISUNDERSTAND, मिसअंडरस्टैंड मतलब गलत समझना, मिसअंडरस्टैंड मतलब गलत समझना। फ्राइज, PRAISE, फ्रेश, फ्रेश मतलब प्रशंसा करना, फ्रेश मतलब प्रशंसा करना। पोजेज, POSSESS, पोजेज, पोजेज मतलब रखना, POSSESS, पोजेज, पोजेज मतलब रखना। प्रीफेयर, प्रीफेयर मतलब ज्यादा पसंद करना, प्रीफेयर मतलब ज्यादा पसंद करना। PREFER, प्रीफेयर मतलब ज्यादा पसंद करना। रिफ्यूज, REFUSE, रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब इनकार करना, रिफ्यूज मतलब इनकार करना। रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना। रिमेम्बर, REMEMBER, रिमेम्बर, रिमेम्बर मतलब याद करना, रिमेम्बर मतलब याद करना। रियलाइज, REALISE, रियलाइज मतलब महसूस करना, रियलाइज मतलब महसूस करना। रिकलेक्ट, रिकलेक्ट मतलब याद करना, RECOLLECT, रिकलेक्ट मतलब याद करना। रिसेंबल, रिसेंबल मतलब एक समान दिखना, रिसेंबल मतलब क्या होता है, एक समान दिखना। RESEMBLE, रिसेंबल, रिसेंबल मतलब एक समान दिखना। रिक्वायर मतलब जरूरत होना, रिक्वायर मतलब जरूरत होना। REQUIRE, रिक्वायर, रिक्वायर मतलब जरूरत होना। सी मतलब देखना, सी मतलब देखना, SEAC, सी मतलब देखना। ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ, ऑर्फन मतलब अनाथ, ORPHAN, ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ। फेयर, FEAR, फेयर, फेयर मतलब डरना, फेयर मतलब डरना। ऑर्फेनेज, ORPHANAG, ऑर्फेनेज मतलब अनाथालय, ऑर्फेनेज मतलब अनाथालय। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो डेली अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार और आप देख रहे हैं RX बनबीट स्टडी। आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे और SSC के जनरल साइंस यानी GS के बारे में, जिसका क्लास 4 आज है। और अगर आप पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर से आप जा करके देख सकते हैं। रेगुलर बाई रेगुलर क्लास करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे और इसके आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, जैव विकास के पक्ष में, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? यानी कि जीवों के विकास हो रहे हैं, बहुत ही दिनों से, बहुत प्राचीन कालों से जीव का विकास हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है उसके जीवाश्म, उसके जीवाश्म से, यानी जीव के जो अंश है उससे प्राप्त हमें ये सारी बातें मिलती है। तो उसके जीवाश्म से, इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म से। अगला देखते हैं, ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होता है? ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होता है? तो सूरज से। किससे? सूरज यानी सन, सन से प्राप्त होता है। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होता है?
सूरज से प्राप्त होता है। सब परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। मतलब सब यानी लास्ट के परीक्षण अगर करते हैं तो जिगर यानी फेफड़े, जिगर का विश्लेषण निहित होता है, क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति की किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है। तो उससे क्या पता चलता है कि वह क्या क्या खाया है और किस कारण से वह मरा है। इस चीज का विश्लेषण किया जाता है, जिसके कारण उसके जिगर का विश्लेषण निहित रहता ही रहता है। जब उसे पोस्टमार्टम के लिए लिया जाता है तो जिगर का विश्लेषण जरूर होता है, जिगर का विश्लेषण किया जाता है। तो उससे क्या प्राप्त होता है, उसका खाया हुआ खाना के बारे में जानकारी मिलती है। एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें देखने वाला दर्पण कौन सा होता है? एक मोटर के वाहन में जो पीछे हम लोग देखते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण ऐसा होता है, उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। जूते के तलों में तला किस लिए बनाया जाता है? जूते के तलों में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक बना हुआ रहता है। उसको देखने के लिए, या तो अच्छे दिखने के लिए नहीं बनाया जाता है, बल्कि घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग पीछे की ओर भी गिर सकते हैं और हम सबका पैर ज्यादा भागेगा, और भागने से क्या होगा कि हम लोग गिर भी सकते हैं ज्यादा स्पीड चलने से। तो इसलिए घर्षण को बढ़ाने के लिए जूते के तले में एक मोटा सा एक और तला जोड़ा जाता है, जिसके हम लोग बैलेंस में बने हुए भी रहते हैं और बेहतरीन भी रहता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। आयोडीन के टिंचर में क्या निहित होता है? आयोडीन के टिंचर में क्या निहित होता है? अल्कोहल में आयोडीन का विलय, अल्कोहल में आयोडीन का विलय निहित होता है। तो आयोडीन के टिंचर में क्या निहित होता है? अल्कोहल में आयोडीन का विलय निहित होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। वह कौन सा मुख्य कारक है जो ऐसे अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब होने से बचाता है? तो नमक से अचार को खराब होने से बचाया जा सकता है। इंडिया में आमतौर पर अचार बनाने के लिए उसमें नमक का होना बहुत जरूरी रहता है, जिससे वह जिस चीज का अचार बनता है उसको खराब होने से बचाता है। तो वह कौन सा मुख्य कारक है जो अचार बनने में सूक्ष्म जीवों को उस प्रोडक्ट को खराब होने से बचाता है? तो नमक है। वह कौन सा प्रोडक्ट है? नमक है। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा यानी प्रकाश के द्वारा वोल्टीय ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। कौन सा ऊर्जा स्रोत है? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। शैवाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो शैवाल में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल होता है। शैवाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि वे तेजी से चल सके। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं क्योंकि वे तेजी से चल सके। ऐसे में कुत्ता, शेर इत्यादि जो कि स्पीड में दौड़ते हैं, उनके लिए उनका शारीरिक तापमान बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक बनाए हुए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन है? यानी पशु से रिलेटेड और सबसे निकटतम संबंधी, यानी कि जो पशु है लेकिन मनुष्य के सबसे निकटतम संबंधी कौन सा है? तो गोरिल्ला, जिसमें मनुष्य के कुछ लक्षण, बहुत अधिक लक्षण पाए जाते हैं और मिलते जुलते भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरिल्ला। अगला क्वेश्चन है,
नारियल, मूंगफली में मुख्यतः क्या समानता होता है? तो मुख्यतः क्या समानता होता है? सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली में मुख्यतः क्या समानता होते हैं? उनसे खाद्य तेल मिलती है। तो ये सबसे हम लोग तो जानते हैं कि ये सबसे खाद्य तेल मिलती है। सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली में मुख्यतः क्या समानता पाई जाती है? तो उनसे खाद्य तेल मिलता है, हम लोग को खाद्य तेल उससे मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? यानी कि वह कौन सा पौधा है जो कि फल नहीं देता है लेकिन डायरेक्ट बीज देता है? तो साइकस का पौधा, साइकस प्लांट, जो कि फल नहीं देता है परंतु बीज देता है, तो साइकस प्लांट। इसका आंसर क्या है? साइकस प्लांट। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों में पंखों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाता है शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करता है। यानी कि उसके पंख उसके शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्राप्त करता है। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करता है। क्या करता है? रोधन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? सबसे छोटी रुधिर वाहिका यानी शरीर की सबसे छोटी अंग क्या कहलाती है? ये कहलाती है कोशिका। सबसे छोटी अंग क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। समुद्र तट पर समुद्रीय दाब क्या होता है? एक बार होता है। समुद्र तट पर समुद्रीय दाब क्या होता है? एक बार होता है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एक बार बराबर क्या होता है, एक बार बराबर कितना होता है। अगर आप लोग नहीं बताइएगा तो मैं अपना कमेंट डालकर उसे मैं पिन अप कर दूंगा। एक बार बराबर कितना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक जूल बराबर कितना होता है? एक जूल बराबर कितना होता है? 10 पर पावर 7 अर्ग। 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर क्या होता है? 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और इसी तरह के वीडियो और डेली क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कुछ सेशंस आना बाकी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।